Hi everyone, I welcome you all on How To. My name is Amrita Rawal and dear students, today I am going to guide you all. If you are in class 9th or class 10th and you are preparing for your NEET examination, how should you start your preparation early? तो बच्चों अगर आप क्लास 9th या 10th के अंदर हैं और अपनी अर्ली प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं अभी से, बहुत सारे पॉइंट्स हमें माइंड में रखने चाहिए। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट सोचते हैं कई बार कि वाई शुड आई स्टार्ट अर्ली, क्यों ना मैं 9th क्लास में रह के सिर्फ 9th का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, 10th क्लास में आके मैं 10th का कर लूँगा या कर लूँगी और फिर 11th के समय 11th का चलता रहेगा। इस तरीके से अगर हम अपनी प्रिपरेशन के बारे में इमेजिनेशन रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी भी काम को अर्ली स्टार्ट करने मिलता है, पॉसिबिलिटी बनती है, तो आपके लिए एक एडवांटेज ये होता है दैट यू आर ऑलरेडी वन स्टेप अहेड टूवर्ड्स योर सक्सेस, राइट। जैसे कि ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, एक वेग सा इमेजिनेशन, वॉट एवर द एग्जाम्पल कुड बी। जैसे कि मान लो तुम लोग किसी जगह पर खाना खाने के लिए गए हो एंड थोड़ा जल्दी पहुंच गए हो, राइट। थोड़ा जल्दी पहुंच गए हो तो यू विल बी एबल टू एंजॉय ऑल द डिशेस प्रॉपरली, ठीक है। उस रिसेप्शन में तुम सारे डिशेस को ध्यान से देख पाओगे, भीड़ भी कम मिलेगी, शायद तुम हर चीज का वो आनंद ले सको जो कि आखिरी में पहुंचा वो बंदा ना ले पाए, राइट। जो आखिरी में जाएगा शायद से ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन जो है उसे कुछ ऐसे डिशेस मिले ही ना जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से इजीली मिल गए थे। तो सेम इज द केस विद स्टार्टिंग अर्ली। हम जब भी किसी चीज को अर्ली स्टार्ट करते हैं तो समवेयर हम अपने आप को हमारी सक्सेस, हमारे एम की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 9th एंड 10th में रहते हुए बायोलॉजी की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोगों को बस ये बताना है कि जब हम क्लास 11th बायोलॉजी एंड 12th बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वी कम टू नो दैट बहुत सारे यूनिट्स प्रेजेंट है जो कि क्लास 11th में है और बहुत सारे यूनिट्स क्लास 12th में है। हर इंडिविजुअल यूनिट में ढेर सारे चैप्टर्स हैं, तो देख के डर जाते हैं, ओ माय गॉड इतना बड़ा सिलेबस, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा, 9-10 में रहते हो तो मेरे से ना हो पाए, ऐसे पहले गिव अप करना चालू कर देते, राइट। पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसको देखना है एक बार ध्यान से कि यूनिट्स जो हमारे पास दी हुई हैं इसमें से क्या रिलेवेंट कंटेंट ऐसा है जो मैंने 9th में ही कंप्लीट कर लिया, क्या ऐसा कंटेंट है जो मैं 10th में कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक डिटेल जाननी चाहिए। क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी जो है बच्चों, इसके लिए जो मतलब आपको मैंने एक अभी यहाँ पर स्लाइड दिखा रही है, ये स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को लिस्ट बताया है कि हमारे पास इतने टोटल यूनिट्स हैं, ओके। सो क्लास 11 के जो यूनिट्स हैं इसमें हमारे पास फर्स्ट यूनिट आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इस यूनिट के अंदर हम लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। एंड ये वाला यूनिट जो है आप लोगों की क्लास 9th के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एडवांस लेवल हम लोग क्लास 11th में आके पढ़ते हैं। तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू ऑल टू स्टडी द डाइवर्सिटी पोर्शन इन योर 9th क्लास, थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए उसे। अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आप क्लास 11th एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक मान के उसे पढ़ना स्टार्ट करें, तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि तुम्हारे तो बहुत सारे कंटेंट प्रिपेयर हो गया है अगर तुमने क्लास 11th के एनसीईआरटी को फॉलो किया है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास में बच्चों टिश्यूज चैप्टर आता है एक, जो आपकी 9th क्लास का टॉपिक है, जिसमें कि हमारे प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। तो जो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज हैं बच्चों, ये एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे प्लांट टिश्यू कवर होते हैं, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमारे एनिमल टिश्यूज कवर हो जाते हैं। तो आप लोग ये तीनों चैप्टर्स का बहुत डिटेल तो मत पढ़िए, पर एटलीस्ट प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज जो हैं ये आप लोग क्लास 11th एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप क्लास 9th में हैं तो, ठीक है। सो इसके लिए भी आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, और ये भी 9th क्लास के टॉपिक के बच्चों। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड जो हमारे पास यूनिट आती है उसमें आते हैं चैप्टर सेल, और सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आप लोग आराम से क्लास 11 के लेवल की बुक से जाके पढ़ सकते हैं, बिकॉज 9th क्लास के अंदर जो सेल चैप्टर दिया हुआ है वो काफी मैच करता है हमारे इस वाले 11 के चैप्टर से। इनफैक्ट 11 के एनसीईआरटी में वो चैप्टर और इजी तरीके से लिखा हुआ है, आपको बहुत बेसिक क्लैरिटी देगा वो। तो आप 9th में रहते हुए चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स बताए उसमें मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट के अंदर से भी हमारे पास टॉपिक 9th में निकल रहे हैं।
इनफैक्ट थर्ड यूनिट से भी हमारे पास टॉपिक 9th में निकल जाता है और वो है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। अगर आपको टफ लगता है तो यू कैन लीव इट फॉर 11th, ठीक है, पर बेसिक थोड़ा सा सेल साइकिल क्या होता है ये सब चीजें आप लोग 9th लेवल में भी आसानी से समझ सकते हैं। तो अब देखो बच्चों 9th क्लास के कितने सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे 11th में आने वाले हैं। हम अगर उन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से क्लास 11th की एनसीईआरटी रेफरेंस लेके पढ़ लें तो हम कितना ज़्यादा अहेड हो जाएंगे, इजंट इट। तो हम जब क्लास 11th में आएंगे तो हमारे बहुत ईजी चीज़ होगी है, इट विल बिकम अ हलवा, बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बस खाना रहेगा, ठीक है। वैसे प्लांट फिजियोलॉजी जो आता है ये, और एक और आता है हमारे पास में यूनिट जो है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो दो यूनिट्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है हमारी क्लास 11th में, पर ये वाले जो यूनिट्स हैं बच्चों ये आप लोगों के क्लास 10th के अंदर आते हैं और वो आते हैं आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर, थोड़ा पोर्शन सबका दिया हुआ होता है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है ये आप क्लास 11th का चैप्टर 10th में पढ़ सकते हैं, ऐसा चैप्टर है, ये बहुत इजीली दिया हुआ है क्लास 11th के एनसीईआरटी में। मिनरल न्यूट्रिशन आप लोग स्किप कर सकते हैं, आप उससे 11th क्लास में पढ़ें जाके। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स भी हम 11th में जाके पढ़ेंगे, पर हम 10th में रहते हुए इन सभी टॉपिक्स का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ताकि हम जब 11th क्लास में जाके ये टॉपिक्स पढ़ें तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैम बिकॉज आवर बेस इज ऑलरेडी क्लियर। ओके, सो ये हुआ एक बात। नेक्स्ट आता है, अब मैं तुमको ये भी बताऊंगी सीक्वेंस क्या रखे हैं इसको पढ़ने के लिए, पर पहले हम जाने तो कि क्या चैप्टर्स एक्चुअल में है, क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में 11th एंड 12th के क्या क्या चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 9th में हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को ये स्लाइड दिखा रही हूँ। इसके बाद में क्लास 12th पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा और तुम आगे बढ़ गए हो और तुम क्लास 12th पे आ गए हो। अब क्लास 12th का जो फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 6 कहलाता है, क्योंकि हमारी क्लास 11th एनसीईआरटी में 5 यूनिट्स दिए हुए। क्लास 12th में जब तुम आ जाओगे और तुम बायोलॉजी को देखोगे तब तुम्हारे पास में सबसे पहला यूनिट आएगा रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी चीजें क्लास 10th के अंदर हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर में कवर की हुई हैं, राइट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट के अंदर फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स क्या क्या है, हाउ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या मायने हैं, व्हाट आर द कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस, लाइक दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर यूनिट। एंड ये यूनिट आप लोग क्लास 10th में आसानी से पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। इट विल नॉट बी अ टफ टास्क अगर आप लोगों ने 9th या 10th में रहते हुए ये चैप्टर को 11th और 12th के लेवल पे जाके पढ़ लिया। ये चैप्टर हमारी 12th क्लास का है और इसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं अगर हम 10th में हैं तो भी, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। अब बच्चों 10th क्लास के लेवल पे आप लोगों को ये चैप्टर पॉसिबल है करना, और थोड़ा पॉसिबिलिटी इस चैप्टर की भी है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये आप लोगों को 12th में आके ही ठीक समझ में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ 10th में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बट येस इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा इलेबोरेशन है, थोड़े से मॉडल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इनहेरिटेंस के, जीन्स वगैरह, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं, तो इसे हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम स्किप भी कर सकते हैं 9th एंड 10th क्लास के लेवल पर। एवोल्यूशन के अंदर होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, ये सारी चीजें आप लोग 10th लेवल पे भी आसानी से कवर अप कर सकते हैं। फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो यूनिट आता है वो होता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें कि एक चैप्टर हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल, और वो ही चैप्टर हमारे पास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बन के थोड़ा सा बड़ा होके सामने आता है। तो बच्चों जब आप लोग क्लास 9th में हैं, आप लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी से ये वाले चैप्टर को पढ़ना चालू करो, बिकॉज ये चैप्टर के अंदर हमारे पास जो डिटेल्स दिए हुए हैं वो तुम लोगों के एनटीएससी स्टेज 1 2 NACJS ये सब एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं, और हम अगर 9th एंड 10th में है तो हमें ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होने वाली, ओके। देन आता है आपके पास में स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट हस्बेंड्री को डिस्कस करते हैं, एंड दिस कुड बी ऑल्सो कवर्ड इन योर क्लास 9th ओनली,
ठीक है, बिकॉज हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक आता है 9th क्लास में, एंड हमारे पास में थोड़े बहुत माइक्रोब्स की डिटेल्स भी आते हैं क्लास 9th लेवल पर ही. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू ऑल रिलेट कि तुम्हारे पास जो 12th में दिया हुआ रहेगा, जो 11th में दिया हुआ रहेगा, वो तुम अभी भी पढ़ रहे हो. तब तुम बहुत ऐसे पढ़ रहे हो कि एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है तो हम इतना ही पढ़ लेते हैं. वाई डोंट गो फॉर द क्लास 11th and 12th एनसीईआरटी? Even if you are in 9th and 10th class, you should start studying the class 11th and 12th NCERT if you actually want to win a very good seat in MBBS, okay, in NEET examination. चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी आता है हमारे पास में नेक्स्ट यूनिट. बच्चों ये वाला यूनिट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज इसका रिलेवेंट कोई भी डिटेल हमारे पास 9th and 10th में नहीं आता है. यूनिट नंबर 10 जो है हमारे पास में, ये आर एनवायरमेंट नाम के चैप्टर क्लास 10th के, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो आता है आपके पास में, जो कि आपका चैप्टर नंबर प्रोबेबली लास्ट चैप्टर है आपकी क्लास 10th साइंस में, बायोलॉजी पोर्शन का, सस्टेनेबल मैनेजमेंट. तो ये वाले जो दोनों चैप्टर्स हैं, इनके अंदर आपको काफ़ी कुछ इकोलॉजी के बारे में डिटेल मिल जाता है. ठीक है, तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शंस पढ़ने की ट्राई कर सकते हैं. एनवायरमेंटल इशू हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, इकोसिस्टम हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं. 14th and 16th चैप्टर आप लोग क्लास 10th में रहते हुए भी कंप्लीट कर सकते हैं. क्लास 12th के पोर्शन है ये. तो बस इतना ही सिलेबस है यार, इतना ही सिलेबस है. और हमें क्या मालूम पड़ा, अभी तक हमें पता भी नहीं चला कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया है 11th and 12th का. ये 4 स्लाइड्स खिसकाई मैंने, और आपको तो बहुत फेमिलियर लग रहा है ये. आपको पता चल रहा है कि 9th and 10th में ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है, तो अगर हम अभी से इस चैप्टर्स के ऊपर हमारी ग्रिप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम इसे प्रॉपरली रीड करना स्टार्ट करते हैं, हमारा माइंड सेट ओपन होगा. ठीक है, और माइंड सेट ओपन करना कोई बुरी बात नहीं होती है. जब भी आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं और आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को बिल्कुल, आप चाहिए ही आपको कि आप MBBS कर लें, चाहिए आपको नीट में आपकी बहुत अच्छी रैंक आए, इसके लिए हमें कुछ तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और वो इनिशिएटिव आप अभी ले सकते हैं आसानी से. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं तुम लोगों को फिर से एक बार एनलिस्ट करूँ तो मैं बोलूँगी कि तुम लोगों को यहाँ से ये यूनिट ठीक से पढ़नी है. ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास में चैप्टर नंबर 6th and 7th कंप्लीट कर सकते हो तुम 11th क्लास का. देन तुम्हारे पास में 8th चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो. 10th थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो. 11th तुम पढ़ सकते हो. बाकी 4 तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगे. ठीक है, उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम थोड़ी थोड़ी प्रोसेस सारी पढ़ सकते हो. डाइजेशन थोड़ा सा पढ़ लिया, रेस्पिरेशन थोड़ा सा पढ़ लिया, हमारे जो 10th क्लास के लेवल के टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको इसमें से पढ़ लिया, ये बोल रही हूँ मैं. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, ये तो यूनिट तुम लोग पूरी ही पढ़ लेना. अगर तुम क्लास 10th में हो और तुम एस्पायरिंग नीट स्टूडेंट हो, पूरी पढ़ लेना ये 12th क्लास से उठा के. सो दैट इज इट, इतनी चीज़ें हैं. अच्छा, तो अभी हमारे पास में जो ये चैप्टर्स की लिस्ट आई हैं, इसको पढ़ना कैसे चालू करें. इफ़ यू ऑल वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, देन प्लीज डू कमेंट इन ए कमेंट सेक्शन कि मैम हमें कौन चैप्टर फर्स्ट पढ़ना चाहिए, कौन से लास्ट पढ़ना चाहिए, किसे पहले प्रिविलेज दे, किसे लास्ट में रखें. ये सारी चीज़ें नीट के वेटेज के अकॉर्डिंग कैसे चलनी चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन में और इंटरेस्ट है तो. सो स्टूडेंट्स, बस इतना ही बताना था that whenever we want to achieve something in life, we are the one who will be initiative takers for ourselves. Nobody else is going to push you. तुम्हें कोई धक्का मार के तुम्हारे गोल की तरफ नहीं पहुंचाने वाला है. तुम्हें खुद चल के जाना पड़ेगा. ठीक है, तुम्हें खुद चल के जाना पड़ेगा. और इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा सा कोट लेके आई हूँ लास्ट में. द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड. इफ आई एम स्टार्टिंग समथिंग, दैट मीन्स आई एम ऑन माई वे. Right? I am on my way to success. I may succeed, I may not succeed, but at least I am trying to. And that should be the motive behind your preparation. So, good luck students, जो कि 9th and 10th class में है, and prepare well.